नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ का किसानों को बड़ा तोहफा मिला है। किसान सम्मेलन में सीएम योगी का बड़ा ऐलान। योगी सरकार ने गन्ने का समर्थन मूल्य जो है वो बढ़ा दिया है, इसमें इजाफा हुआ है। सभी प्रकार के गन्ना मूल्यों में 25 रुपए का इजाफा किया गया है। गन्ना मूल्य 325 से बढ़ा करके अब 350 रुपए कर दिया गया है। अब 350 रुपए प्रति क्विंटल गन्ना मूल्य देगी योगी सरकार। बेहद बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। किसान सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने बड़ा ऐलान किया, बड़ी घोषणा। और घोषणा में क्या? घोषणा में खास ये कि 25 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। पहले 325 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का मूल्य था, जो कि अब 25 रुपए बढ़ाते हुए 350 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के किसानों को दो बड़े तोहफे दिए हैं। लखनऊ के डिफेंस एक्सपो ग्राउंड वृंदावन क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा के किसान सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने किसानों को तोहफा देते हुए गन्ना मूल्य में 25 रुपए का इजाफा किया है। सीएम योगी ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा, केंद्र के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार हमेशा से ही किसान और गरीब की हितैषी रही है। सभी योजनाएं किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाती है। 50 रुपए प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा। इसी तरीके से 315 वाले की कीमत 340 और 305 रुपए जो प्रति क्विंटल गन्ना था, उसकी जो कीमत है वो 330 रुपए होने वाली है। सीएम योगी ने किसानों के बिजली के बकाये बिल पर ब्याज भी माफ करने की घोषणा की है। 2017 में आप सभी अन्नदाता किसान भाइयों ने, उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता उत्तर प्रदेश की सौंपी। और उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने के बाद हम लोगों ने पहला कोई निर्णय लिया था, तो हमारी सरकार का पहला निर्णय था 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का किसान ऋण माफी का कार्यक्रम सरकार ने तय किया है। गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का हम अब गन्ना मूल्य में वृद्धि करने की निर्णय की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। सरकार ने तय किया है कि भाइयों बहनों, राज्य में अब तक जिस गन्ने का 325 प्रति क्विंटल दाम मिलता था, उस गन्ने का हम 350 रुपए गन्ना किसानों को भुगतान करेंगे। सरकार ने तय किया है कि भाइयों बहनों, सामान्य गन्ने का जो 315 रुपए अब तक दाम था, उसमें भी 25 रुपए की वृद्धि होगी। वह 340 रुपए का भुगतान उसमें भी होगा। अब तक दाम था। किसान सम्मेलन को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा, बीजेपी किसान सम्मेलन के नाम पर किसानों को चिढ़ाने का काम कर रही है। उन्होंने और क्या कुछ कहा है, सुनिए। किसानों को अपमानित, प्रतिपल प्रतिक्षण किसानों को अपमानित करने वाले, किसान विरोधी काम करने वाली भाजपा सरकार आज किसान सम्मेलन कर उनका अट्टहास उड़ाने का काम कर रही है। प्रदेश का जनमानस और देश का जनमानस भूला नहीं है। 9 महीने से किसान विरोधी काले कानूनों के खिलाफ देश का अन्नदाता प्रदर्शन कर रहा है। 18,000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों को बकाया है। न जाने कितने किसानों ने भुगतान न होने की वजह से आत्महत्या कर ली, लेकिन भाजपा को दिखाई नहीं देता। सिर्फ और सिर्फ ढोंग कर रहे हैं सम्मेलन का। उत्तर प्रदेश में 2 रुपए 3 रुपए कर्ज माफी के नाम पर मजाक उड़ाया गया किसानों का। तो इस वक्त की बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है। मेरे पीछे आप कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ देख पा रहे होंगे। कैबिनेट विस्तार में किसे मौका, ये संभावना को भी बता रहा है और साथ में सवाल भी है इसमें। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, मंत्रिमंडल विस्तार सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। शाम को 6 बजे मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। 7 नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 2 बजे लखनऊ पहुंच चुकी हैं। जितिन प्रसाद, संगीता बिंद हो सकते हैं मंत्री, सूत्रों के हवाले से खबर। दिनेश खटिक को मौका मिल सकता है। कर्मवीर प्रजापति भी मंत्री बन सकते हैं। छत्रपाल गंगवार, पलटू राम भी हो सकते हैं मंत्री। बेहद बड़ी और अहम जानकारी, इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। सूबे की सियासत से जुड़ी हुई सत्ता पक्ष में बड़ा फेरबदल। 7 नए चेहरे जिनको मौका, और 7 नए चेहरे ये अंतिम अवसर है किसी तरीके से जातीय समीकरणों को साधा जाए।
और साथ में भौगोलिक समीकरणों को भी साधने की इन 7 शहरों में कवायद नजर आती है। शाम को 6 बजे यानी कि अब से कुछ देर के बाद, चंद घंटों के बाद खुलासा हो जाएगा कि 7 शहरों में किन्हें शामिल किया गया है, साथ में किसे मंत्री पद मिलने वाला है। खुलासा हो जाएगा 7 शहरों में किन्हें शामिल किया गया है, साथ में किसे मंत्री पद मिलने वाला है। तो वहीं थोड़ी देर में योगी कैबिनेट का विस्तार। दिल्ली में पीएम मोदी और अमित शाह की बैठक लगातार जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बैठक में मौजूद है। बैठक में यूपी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के चर्चा चल रही है। बेहद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, बड़ी जानकारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक में मौजूद है, अमित शाह मौजूद है, प्रधानमंत्री खुद मौजूद है। ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। डबल इंजन की सरकार की बात होती है तो केंद्र की सरकार ये बहुत बेहतरीन तरीके से जानती है कि उत्तर प्रदेश कितना इंपॉर्टेंट है। सूबे का जो गढ़ है, जो किला है, वो कितना इंपॉर्टेंट है। दिल्ली में पीएम मोदी अमित शाह की बैठक जारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बैठक में मौजूद हैं। कुछ बड़ा और अहम फैसला हो सकता है। दोनों तरफ सबकी निगाहें शाम को 6 बजे घड़ी की सुइयों पर भी निगाह बनी हुई है। साथ में केंद्र में ये जो बैठक चल रही है सूबे की सियासत को लेकर, इस पर भी सब निगाह गड़ाए बैठे। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों से आने पहले सूबे में योगी सरकार आज कैबिनेट विस्तार कर रही है, जिसमें आपको बता दें कि तकरीबन 7 नए चेहरे शपथ ले रहे हैं। राजभवन में शपथ ग्रहण की तैयारियां जारी हैं। विधानसभा चुनाव से आने पहले कैबिनेट विस्तार को बीजेपी के बड़े दांव के तौर पर देखा जा रहा है। वोट बैंक की सियासत और समीकरण साधने के लिए कई विधायकों को मंत्री पद दिए जाने की चर्चाएं जोरों पर है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल राजभवन में मौजूद हैं। इस मंत्रिमंडल के चेहरों में जितिन प्रसाद, छत्रपाल गंगार, पलटू राम, दिनेश कटेक, कृष्णा पासवान, संगीता बेन, धर्मवीर प्रजापति को इस कैबिनेट विस्तार में मौका मिल सकता है। बीजेपी के इस विधानसभा चुनाव से आने पहले कैबिनेट विस्तार को बीजेपी के सियासी गणित फिट बैठाने के पैतृक के तौर पर देखा जा रहा है। तो वही योगी कैबिनेट के विस्तार को लेकर सपा प्रवक्ता मनोज यादव और कांग्रेस प्रवक्ता विकास श्रीवास्तव ने क्या कुछ कहा है, ये जानना बेहद जरूरी है। जिस समय सत्ता पक्ष में परिवर्तन हो रहा हो, विपक्ष के खेमे में क्या खलबली मची हुई है, इसके लिए जानिए, देखिए, सुनिए इन्हें। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो आज निर्णय लिया है इस बात का कि पिछड़ों को मंत्री बना के वो पिछड़ों की वोट की राजनीति को साधना चाहते हैं। मैं बड़ा आश्चर्य हूँ इस बात को लेके कि 3 महीनों में पिछड़ों का कितना भला हो जाएगा। आप पिछले 4.5 सालों से क्या कर रहे हैं? आप 5वीं साल में चुनावी वर्ष में आ गए। पिछड़ों को आपने कौन सा बेहतरीन विभाग दे दिया। एक उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को बनाया भी तो उनकी स्थितियां कैसी थी, ये किसी से छुपा नहीं है। वो उनकी नेम प्लेट उखाड़ के फेंकना, उनकी कुर्सी की जगह उनको स्टूल देना, और आज जो आप ये करने जा रहे हैं इससे निश्चित तौर पे कुछ विधायकों को संतुष्ट कर सकते हैं। 3 महीने के लिए उनको सरकारी गाड़ी और सुरक्षा दे सकते हैं। इसके अलावा और कुछ मुझे नहीं लगता। दूसरा नहीं, ये तीसरा मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है और मात्र 3 महीने के लिए मंत्री बनाए जाने की बात सामने आ रही है। देखना है किसको किसको मंत्री बनाते हैं। हकीकत तो यह है कि सरकार अपने आक्रमणता, अपनी हार, अपनी पराजय, जो जनता से किए हुए वादे हैं उनको छुपाने के लिए, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, जनता का ध्यान आकर्षित कराने के लिए इस मंत्रिमंडल को करके अपनी चुनावी मोड की शुरुआत कर रही है। उसका ये मंत्रिमंडल महज केवल चुनाव को दृष्टि में रखते हुए जनता को एक बार फिर से गुमराह करना है। चलिए, विपक्ष को सुना आपने, सत्ता पक्ष का क्या कुछ फेरबदल होने वाला है ये समझा, जाना किस तरीके से गणित बैठाने की कोशिश है। अब ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे साथ में स्टेट हेड अनिल कैंकुर जुड़ चुके हैं। अनिल जी, जिस तरीके से तमाम तरह की कोशिशें हो रही हैं और इस कोशिश और कवायद के बीच में 3 महीने का वक्त सरकार के लिए कि किसी तरीके से सियासत की गणित को फिट बैठाया जाए और पार पाया जाए, क्या लगता है कि इन तमाम 60 चेहरों के जरिए बैतरणी पार हो जाएगी?
देखो पूजा, सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो ये बहुत लंबे समय से प्रतीक्षित विस्तार है। आप कम से कम 2.5 साल से कई लगभग दर्जनों बार ये बात की चर्चाएं अफवाहें फैलती रही कि उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है, लेकिन आज वो दिन आ गया है कि जब मंत्री विस्तार मतलब तकरीबन होने वाला थोड़ी ही देर बाद शुरू हो जाएगा। और जिस तरीके से जिस तरीके जो नाम उभर के आए उसमें इसमें एक ब्राह्मण है। कहा जाता है कि मौजूदा प्रदेश सरकार में ब्राह्मण नाराज चल रहे हैं, तो जतिन प्रसाद जो हाल में कांग्रेस से शामिल हुए हैं वो उनका नाम सर्वोच्च शिखर पे है। ताकि क्योंकि जतिन प्रसाद जो जितेंद्र प्रसाद के बेटे हैं, जिनका कि शाहजहांपुर, लखीमपुर, सीतापुर, बरेली, बदायूं, पीलीभीत इस इलाके में ब्राह्मण समाज में इनकी एक अच्छी पकड़ थी। और एक उनका वो रजवाड़े खानदान के थे, उनका एक पकड़ वो और था, उसका लाभ इनको लेना चाहते हैं और भी हाल में भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं। उसके साथ ही साथ ये भी संदेश देना चाहते हैं कि अगर कोई बड़ा नाम भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है तो उसको खाली नहीं रखा जाएगा, उसे एक जिम्मेदारी दी जाएगी, बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। इसलिए जतिन प्रसाद नाम आ रहा है। इसी प्रकार अब बाकी जो 6 नाम बाकी बचते हैं उनमें 3 नाम एससी हैं और 3 नाम ओबीसी हैं। तो 3 नाम में जो एससी हैं उनमें जाटो समाज का कोई भी एससी शामिल नहीं किए जाने की चर्चा है, जब बाकी और लोग भी शामिल हैं, लेकिन उसमें जाटो नहीं है। तो ये जाहिर सी बात है, जाटो ये मान के चला जा रहा है कि वो मायावती का ब्लाइंड सपोर्टर रहा है, उनका वोट को तोड़ना कठिन है, इसलिए उसे सेंध नहीं लगा पाएंगे, उसे सेंध लगाने की कोशिश भी नहीं की जा रही है। इसके अलावा जो अन्य जो नाम है उनमें प्रजापति ओबीसी में आते हैं। गंगवार, मैं बता दूं, गंगवार जो नाम है वो बरेली में संतोष गंगवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाने के बाद गंगवार नक्षत्रपति गंगवार का नाम आया है। जो जिस प्रकार से जो जातिगत आंकड़े हैं, क्योंकि जो गंगवार वोट है वो शाहजहांपुर, सीतापुर, बरेली, बदायूं, पीलीभीत इस पूरे बेल्ट पे छाया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है गंगवार वोट को साधने के लिए ये पूरी तैयारी की गई। इसी प्रकार जो अन्य जातियां हैं उनको भी साधने की तैयारी की जा रही है। मेरे सामने मौजूद है यहाँ पर गंगवार से चले गए साहब भाई भी थे जो छत्रपति गंगवार के साथ आए थे, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, वो मुझसे बात करने को तैयार थे भी। और वो बता रहे हैं किस तरीके से उनके पास मैसेज आया और तुरंत वो आनंद फन बरेली से यहाँ लौट चले आए हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये पूरी तौर से जाति आधार पे जो चलाया गया है और आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका लाभ उठाया जाएगा। अब सवाल इस बात का उठता है कि चुनाव बिल्कुल मुहाने पे है, तो 3 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी। आचार संहिता लगने के बाद किस तरीके से ये वर्किंग में आएंगे। तो अभी थोड़ी देर पहले संजय निषाद जो भी 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी थोड़ी देर पहले कहा कि 1 दिन में पूरा माहौल बदलता है, तो 3 महीने का सरकार में काम करने के लिए बहुत होते हैं। हम अगर मौका मिलेगा हम बहुत कुछ करके दिखा देंगे। तो ये स्थिति है, निश्चित रूप से हर आदमी एक दूसरे को जोड़ रहा है। और अनिल जी, जिस तरीके से विपक्षी लगातार निशाना साध रहे हैं कि 3 महीने के लिए मंत्री पद दे करके लोगों को संतुष्ट करने की कोशिश है, क्या जनता के बीच में यही मैसेज नहीं जाएगा जो विपक्ष सोच रहा है? मंत्री पद दे करके लोगों को संतुष्ट करने की कोशिश है, क्या जनता की? देखिए, सबसे बड़ी बात है पूजा कि ये जो विपक्ष जो कह रहा है, विपक्ष तो निश्चित रूप से आरोप लगाते ही रहते हैं, लेकिन ये संदेश जो भारतीय जनता पार्टी दे रही है कि अगर आप हमारी पार्टी में जोड़ रहे हो, इसमें कई लोग ऐसे हैं जो लंबे समय से या तो नाराज चले थे या दूसरे दलों से छूट तोड़ के आए। तो जो दूसरे दलों से आए हैं तो उनको ये सम्मान देंगे। तो जो उस समुदाय के लोग हैं वो जुड़ेंगे, क्योंकि जब सत्ता आती है, सत्ता के साथ लोगों का जुड़ाव होता है और लोगों की संभावनाएं बढ़ती हैं। उनको लगता है कि जब उनका नेता, उनके समाज का नेता या सरकार में है तो उनके काम होने की आसानी होगी, उनकी बात सरकार तक पहुंचाने में आसानी होगी। तो ये बात तो जो मतलब संदेश देने में काफी आसान हो जाता है। तो यही ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो लगातार सरकार की तरफ से कोशिश है कि मैसेज जाए लोगों के बीच में कि अगर कोई बीजेपी से जुड़ता है तो उसको बेनिफिट होता ही होता है। छत्रपाल गंगवार और ठीक इसी तरीके से जो तमाम चेहरे हैं जिनके नाम प्रमुखता से आगे चल रहे हैं कि वो मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, उनके बारे में आप विस्तार से जानकारी देख पा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए अपनी टीवी स्क्रीन पर। बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की राज्यपाल रही थी,
इन्होंने राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया। ठीक इसी तरीके से सबसे प्रमुखता से ऊपर पलटू राम का नाम भी ऊपर आ रहा है। छत्रपाल गंगवार प्रजापति, संगीताबेन, तमाम ऐसे नाम हैं जिनको साधने की कवायद बीजेपी की तरफ से जारी है। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने दूसरी संभावित प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। दूसरी सूची में 70 विधानसभा प्रत्याशियों के नाम है। आम आदमी पार्टी की सूची में जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की जा रही है। 41% ओबीसी, 13% शेड्यूल कास्ट, बाकी अन्य को मैदान में उतारा है। आम आदमी पार्टी पहली सूची में 100 संभावित प्रत्याशियों की सूची जारी कर चुकी है। आपको बता दें, ये जो संभावित प्रत्याशियों की सूची होती है वो असल में जिला अध्यक्ष नियुक्त करती है आम आदमी पार्टी, और इस बात की संभावना जताई जाती है कि यही हमारे आगे प्रतिनिधि भी रहेंगे। गोरखपुर से बांसगांव सीट से लालचंद धोबी, गोरखपुर की चौरा चौरी सीट से अखिलेश कुमार। तो आम आदमी पार्टी ने 100 संभावित प्रत्याशियों की सूची जारी की थी पहले। अब एक बार फिर से 70 विधानसभाओं और 70 जिला अध्यक्षों संभावित प्रत्याशियों की सूची जारी हो गई है। आम आदमी पार्टी चाहे यूपी हो चाहे उत्तराखंड, एक कदम आगे लगातार तैयारियों में चल रही है। हालांकि जब आप बीजेपी की कार्यशैली पर नजर डालेंगे तो उनका फोकस बूथ पर है। आम आदमी पार्टी का पूरा फोकस प्रत्याशियों पर है, प्रत्याशियों को ज्यादा से ज्यादा समय मिले। जया सिंह हमारे साथ में जुड़ चुकी है ग्राउंड जीरो से लाइव। जया, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? 70 प्रत्याशियों का नाम घोषित हो चुका है, कौन है? और साथ में समीकरणों की साधने की कवायद पहले भी देखने को मिली थी। 100 प्रत्याशियों के नाम जब जारी हुए थे तब, और एक बार फिर से 70 प्रत्याशियों के नाम, जब संभावित प्रत्याशियों के नाम जारी हुए, एक बार फिर से समीकरण को साधने की कवायद नजर आती है इसमें। जी पूजा, मैं इस समय ग्राउंड से ही हूँ और आम आदमी पार्टी ने आज 70 प्रत्याशियों का नाम जारी किया है। उसमें गोरखपुर, अमेठी, आगरा, इन तमाम क्षेत्रों का उसने आज जारी किया, जिसमें से कि जो दूसरी सूची जारी हुई है पूजा, उसमें खास तौर से अगर देखा जाए तो जो आम आदमी पार्टी ब्राह्मण को लेकर इस समय सबसे आगे दिख रही है, ब्राह्मणों का लड़ाई लड़ रही है। अगर दूसरी सूची भी देखा जाए तो दूसरी सूची में भी उसका जो है 42% जो है पूजा ओबीसी को ने टिकट दिया है। और साथ ही साथ उसका कहना है कि देखिए, हमारे में जो है हम डॉक्टरों को भी टिकट दे रहे हैं, हम इंजीनियर को भी टिकट दे रहे हैं, वकीलों को भी टिकट दे रहे हैं, नौजवानों को भी टिकट दे रहे हैं, हम किसान को भी इसमें तरजीह दे रहे हैं। साथ ही साथ सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं, तमाम जो अलग अलग संगठन में काम करते हैं, इस तरीके से उसने पूरे एक तरीके से पूजा, जैसा कि आपने समाज का नाम लिया, पूरे समीकरण को तरह से साधने का कोशिश करी। लेकिन अगर उसकी दोनों सूची को हम देखें पूजा, तो दोनों सूची में यही साफ तौर से दिखता है कि कहीं ना कहीं भले ब्राह्मण को केंद्र में लेकर चल रही है, लेकिन जिस तरीके से हर पार्टियां ओबीसी को साधने की कोशिश करती हैं, वैसे ही आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं ओबीसी को, आम आदमी पार्टी हो या फिर कोई भी दल हो जाए, ये बात क्लियर है कि ओबीसी की जनगणना की जिस तरीके से बात चल रही है और उनके पैरेलल अधिकारों की बात चल रही है, सभी जानते हैं कि ओबीसी एक बड़ा वोट बैंक है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात होगी देवभूमि की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर रहे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने, आपको बता दें कि रोड़ीबेलवाला स्थित आस्था पथ पहुंचकर स्वामी वामदेव की मूर्ति का अनावरण किया। उस कार्यक्रम में शिरकत भी करी और कार्यक्रम में स्वामी वामदेव की मूर्ति का अनावरण किया गया। इस दौरान भारी संख्या में साधु संतों सहित बीजेपी के कार्यकर्ता और कद्दावर नेता मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने स्वामी वामदेव के राम मंदिर निर्माण को लेकर संघर्ष और योगदान को याद किया। उत्तराखंड में कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेताओं को एआईसीसी का निर्देश जारी हुआ है। इसके हिसाब से प्रदेश के न्याय पंचायत स्तर के गांव में रात्रि विश्राम करना होगा, जिसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने बैठक भी करी है। गोंदियाल का साफ तौर पर कहना है कि रात्रि विश्राम के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आसपास की समस्याओं को देखने का काम करें, साथ ही भाजपा सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं उससे आमजन को रूबरू कराएं। तो बीजेपी हो या कांग्रेस, ग्राउंड जीरो पर जुटने की कवायद दोनों ही दलों में नजर आती है। जनता किसको सिराखों पर बैठाएगी और किसको फर्श दिखाएगी। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। नमस्कार।